नमस्कार। वायर संवाद का यह अगला अंक। वायर संवाद में हम पिछले 10 वर्षों के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ ऐसे बिंदुओं पर बात करेंगे जिन पर विमर्श पिछले वर्षों में बहुत बुनियादी रूप से परिवर्तित हुआ है। एक शब्द है जो पिछले वर्षों में हमारे सामने उभर कर आया है, वह है लाभार्थी। इस लाभार्थी की न तो कोई जाति है, न कोई धर्म है, बल्कि वह व्यक्ति है जो भाजपा सरकार की योजनाओं द्वारा सीधे सीधे लाभान्वित हुआ है। यानी कि मतदाता और नागरिक आज लाभार्थी में परिवर्तित हो चुका है। दूसरा, एक और शब्द आया है हमारे विमर्श में, वह है सौगात। प्रधानमंत्री अब अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं करते, वे जनता को सौगात देते हैं। यानी कि उन्हें कहीं पुल का शिलान्यास करना है या किसी योजना का उद्घाटन करना है या कोई घोषणा करनी है तो वो उसे सौगात देते हैं। आपको अचंभा होगा, मैं अभी गूगल सर्च कर रहा था, प्रधानमंत्री ने दी सौगात, और मेरे सामने 9 करोड़ से अधिक लिंक सामने आ गए। और फिर मैंने जब उनको पलटा तो हर अखबार, हिंदी मीडिया के चैनल, अखबार अटे पड़े हैं। प्रधानमंत्री ने पुल के शिलान्यास के लिए दी सौगात, प्रधानमंत्री ने फलां काम के लिए दी सौगात, प्रधानमंत्री ने फलां काम के लिए दी सौगात। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर आपके गांव में नदी पर पुल नहीं है और बच्चे नदी को तैरकर या चलकर पार करते हैं स्कूल जाने के लिए, और अगर उस पुल की घोषणा होती है तो वह उस इलाके की जनता के लिए एक सौगात है। उस इलाके का अधिकार नहीं था कि उनके पास पुल आए। यह एक सौगात दी जा रही है सरकार द्वारा। हमारे पास इन विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हैं यामिनी अय्यर, पब्लिक पॉलिसी स्कॉलर, जिन्होंने लाभार्थी पर बहुत बड़ा उल्लेखनीय शोध काम किया है। हम उनसे चर्चा करेंगे। यामिनी, मतदाता लाभार्थी में परिवर्तित हो चुका है, यह कब और कैसे हुआ? मैं आपको आपके सवाल का जवाब अपने अनुभव से बताती हूँ। मैं करीब 2003-04 से इस क्षेत्र में काम करना मैंने शुरू किया था, और उस समय भारत का एक वेलफेयर स्टेट, जिसे कल्याणकारी स्टेट जैसे हम कहते हैं, बन रहा था। शुरुआती दौर था, क्योंकि 1991 की लिबरलाइजेशन के बाद आर्थिक विकास काफ़ी हुआ था, सरकारी खजाने में पैसा ज़्यादा आया था, और सरकार जब लोगों के सामने जाती थी तो सवाल उनके सामने आता था कि आप अब हमारे धन के लिए, हमारे विकास के लिए क्या कर रहे हैं। तो उस दौरान काफ़ी नई सोच आई थी एजुकेशन में, स्वास्थ्य में वगैरह। और उस समय भी वही सवाल आता था कि आर्थिक विकास तो बहुत हो रहा है, मगर रोज़गार कहीं नहीं मिल रहा। जॉबलेस ग्रोथ जो हम कहते हैं, वो 2000 से ये चर्चा शुरू हो गई थी कि जिस तरीके से हमारी आर्थिक स्थिति बढ़ रही है, वो बस आहिस्ते से नीचे ज़मीनी स्तर तक पहुंच रही है। ज़्यादातर लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, या उस टाइप का रोज़गार नहीं मिल रहा जिससे उनकी आमदनी सही तरीके से बढ़े। आपके और मेरे ज़िंदगियां में बहुत सारे प्रभाव हुए थे, हम बहुत आगे बढ़ रहे थे, हमारी आमदनी भी बहुत बढ़ रही थी, मगर ज़मीनी स्तर पर हाल फिर भी काफ़ी स्थगित था। और जहाँ हम दिल्ली में बैठ के बहुत सेलिब्रेट कर रहे थे कि सरकार अब हमारी लाइफ से चले गई है, प्राइवेट सेक्टर में नए बड़े इनकम के साथ हमें नौकरियां मिल रही हैं, हम लोग गांव जाते थे तो सुनने में आता था कि सरकार जब आएगी तो शायद स्कूल बनेगा तो हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं, सरकार जब आएगी तो स्वास्थ्य केंद्र बनेगा तो हमारे बीमार उनको कुछ स्वास्थ्य मिलेगी, हमारे जो हमारे गांव में जितना स्वास्थ्य की जो समस्याएं उन लोगों के सामने थी वो थोड़ी कम होंगी, सरकार आएगी तो सड़क बनेगी तो मार्केट तक हम लोग पहुंच के अपनी चीजें बेच सकते हैं। सरकार ढूंढ रहे थे लोग, और उसी दौरान सरकार हल्का से आने लगी। नए स्कीम आए थे, नरेगा जैसे स्कीम आया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन आया कि सरकार जो काम कर रही है लोगों का अधिकार है देखने के लिए, पारदर्शिता बहुत महत्वपूर्ण एक चीज़ थी। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आया था, सर्व शिक्षा अभियान जो 2010 में फिर राइट टू एजुकेशन बना, वो भी बढ़ रहा था। मतलब हल्का सा, जितना होना चाहिए उतना तो नहीं हुआ, मगर हल्का सा एक वेलफेयर स्टेट बन रहा था। और जहाँ भी आप जा रहे थे काम खुल रहा था, स्कीम्स चल रही थी, सरकार की प्रेजेंस, सरकार दिख रही थी, और लोग अपने काम पे जा रहे थे। भ्रष्टाचार था,
बिचौलिया का नाम बार बार आता था कि बीच में कोई आ रहा है, वो हमारे पैसा हमारी दिहाड़ी ले रहा है। मेट्स जो है, मेट और एमएलए और पंचायत के बीच में एक पूरा मतलब ग्रुप बन गया और वो लोग जाके इधर उधर से कट की ढूंढ रहे थे। ये सब तो दिखता था, मगर उससे बचने के लिए, उसको कम करने के लिए चर्चा भी चल रही थी कि किस तरीके से आम जनता अपना हक सरकार से मांगे। तो कुछ कुछ जगहों में, ज्यादा नहीं मगर कुछ कुछ जगहों में हक की बात बार बार आती थी, और बीच में उस हक की बात को बढ़ाने के लिए एनजीओ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, सोशल मूवमेंट्स बहुत दिखते थे। अब मैं आगे बढ़े, पिछले 3-4 साल पहले जब कोविड के आसपास, जैसे कोविड ख़त्म हो रहा था, तो जब हम जब काम करना शुरू किया, वापस घूमने लगे, तो सुनने में बहुत आ रहा था कि ये जो डीबीटी की वजह से जो नए स्कीम्स जो आई हैं, नए, खैर पुरानी स्कीम जिसमें पीएम का नाम सामने लगा है, उसकी वजह से भ्रष्टाचार बहुत कम हुई है, बिचौलिया हट गया है, और स्कीम्स की जो स्केल है, जिस तरीके से हर जगह पहुंच रही है, वो पहले ज़माने से बिल्कुल अलग है। और जब हम घूम रहे थे गांव-गांव में, तो ये बातें बार बार आती तो थी, मगर उस बीच में 2-3 और नई नई चीज़ें, अलग सी चीज़ें सुनने को मिले। एक तो बहुत जगहों में लोगों का कहना था कि तस्वीर तो हर जगह दिखती है। तो मैं थोड़ा हैरान हो गई, और महिलाएं बहुत बोलती थी, तो मैं थोड़ा उनको साइड में लेके उनसे बात जब किया, तो किसकी तस्वीर, कहाँ पे तस्वीर? मोदी जी की तस्वीर हर जगह दिख रही है। और जब पार्टी वर्कर्स के साथ बात होती थी, तो ये लाभार्थी शब्द बार बार आ रहा था। और जब हम लोगों से थोड़ी गहराई में जब बात होती थी, तो तस्वीर दिखती थी, हमें ये मिला, वो मिला, वो मिला, और जिस तरीके से जिन चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, जो उनको मिला, ऐसे लग रहा था जैसे हक की बात तो बिल्कुल हट गई है, मिलने की बात बहुत हो रही है, जिसने दिया उसकी तस्वीर के बारे में बहुत बात हो रही थी। तो जैसे ऐसे लग रहा था जैसे आम जनता जो है वो अपना हक नहीं मांग रही है, उल्टा उनको चीज़ें दिए जा रहे हैं। शायद वो खुश हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो खुश नहीं है, उनको चीज़ें दिए जा रहे हैं। और कोविड के समय में इतनी बड़ी महामारी थी, बहुत समस्याएं आई थी, लोगों को चीज़ें मिली हैं, जैसे खाना, पीडीएस का जो पहुंच रहा था उनके पास, खाना, राशन जो है, और कुछ कुछ जगहों में कैश ट्रांसफ़र भी मिल रहे थे अलग अलग डीबीटी से। सो ऐसे लग रहा था जैसे हमें बहुत मुश्किल समय में सुरक्षित रखा। सुरक्षित कैसे रखा? चीज़ें दिए गए, मगर कभी कहीं भी इन बातचीतों में हक की बात नहीं आई, उल्टा लाभार्थी की बात बहुत आ रही थी। तो ऐसे लगा मुझे कि शायद हमें इसमें और थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कुछ अलग हो रहा है। जनता को सिटीजन या नागरिक के फ्रेमवर्क में नहीं देखा जा रहा है, जनता को अब हम लाभार्थी बना रहे हैं। मतलब किसी ने अपनी तस्वीर के साथ समझा दिया कि आपको कुछ चीज़ें मिल रही हैं। और मुझे याद है 2003, 4, 5 में जब ये राइट टू वर्क, नरेगा जो है एक गारंटी है, उसका एक कानून बना, राइट टू इन्फॉर्मेशन का भी कानून बना, उसके बाद में शिक्षा का एक कानून बना, उसके बाद में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, पीडीएस का भी, राशन का भी एक कानून बना। तो उस समय हक की बातें बहुत चलती थी। खैर ये मैं नहीं कह रही कि ज़मीनी स्तर पर ये हक की बातें बिल्कुल पहुंच गई थी, मगर हक की फ्रेमवर्क में बातें हो रही थी। और जब हमने थोड़ा सवाल जवाब में पूछा था जो लोग हक के बारे में बात कर रहे थे कि इन सब चीज़ों के हक क्यों बुला रहे हैं, राइट, कानून क्यों चाहिए इन चीज़ों के लिए, तो बार बार ये बात आती थी कि आपको पता है जिस तरीके से सरकार के बारे में बात होती है ज़मीनी स्तर पर, ये सरकार हमारी माई बाप है। आम जनता सरकार को एक हक, राइट्स बेयरिंग जो हम अंग्रेजी में कहते हैं, एक हक के कपड़े पहने हुए, शायद इज़ अ बेस्ट वे ऑफ ट्रांसलेटिंग इट, सरकार के सामने सवाल जवाब नहीं करते। वो सरकार को समझते हैं कि वो अपना माई बाप है, जब सरकार चाहे तो मिलता है। और कोशिश यही थी कि अगर हम अपनी डेमोक्रेसी में सरकार एक्चुअली नागरिक
को कुछ देना नहीं चाहिए, देता नहीं है। नागरिक का हक है, सरकार को देना पड़ेगा क्योंकि नागरिक का हक है। ये एक प्रजातंत्र है, पुराने ज़माने का कोई राजा और जनता का कोई तालमेल रिलेशनशिप नहीं है। तो हक मांगना ज़रूरी है और जनता को समझना कि उसका सरकार के प्रति उसका हक है चीज़ें मांगने का, वो बहुत ज़रूरी है। हक की बातें अब हम करते नहीं हैं। वापस मुझे ऐसे लगता है कि हम एक पूरे साइकिल में चले गए, हक छोड़ दिया और वापस हम माई बाप का एक नया टाइप ऑफ माई बाप आ गया जिसमें हम लाभार्थी बन गए हैं और जो चाहता है वो देता है और उसकी तस्वीर से हमें याद दिलाते हैं कि कहाँ से आ रहा है और कौन आपका देता है, दंड देता है। मसलन जो शुरू में कह रहा था कि नदी पर पुल मेरा अधिकार है, बिल्कुल, वो आपकी सौगात नहीं है जो आप मुझे दे रहे हो। बिल्कुल, हाँ, जनता को भी लगने लगा है कि अब उनका अधिकार नहीं है, तो सौगात दी जा रही है उनको। बिल्कुल। और शायद एक तरफ से जनता की नज़र से अगर देखें तो उनके जैसे अभी शो से पहले भी आप और हम बात कर रहे थे कि लग रहा है जैसे कई जगहों में जब हम जाते हैं कि बिचौलिया का नाम अब हट गया है। 15-20 साल पहले जब गांव-गांव में जाते थे, राशन की बात जब होती थी, खैर उस समय जब नरेगा शुरू हो रहा था, नरेगा के काम जब खुलते थे, उस समय भी ये बिचौलिया का शब्द बार-बार सुनने को मिलता था, जहाँ-जहाँ भी जाते थे। और नरेगा में इतना मतलब जिस तरीके से वो कानून बना था, आई थिंक कानून बनाने के समय में जो बना रहे थे उनके मन में भी यही था कि किस तरीके से इतना टाइट कानून बनाए कि बिचौलिया को बीच में से हम हटाएं। अब ऐसे लग रहा है जैसे बिचौलिया थोड़ा थोड़ा कम हो। ये नहीं है कि कट नहीं होता, मतलब आपके बैंक में खाते में पैसा पहुंच रहा है। कई जगहों से सुनने को मिलता है कि वो बीच का एक कोई नया टाइप का बिचौलिया आ गया जो आपके 100 रुपए में से 10 रुपए ले लेगा। इट्स नॉट कि बिल्कुल साफ हो गया, मगर जितना वो था और जिस तरीके की पकड़ उसकी होती थी वो ऐसे लग रहा है थोड़ा सा कम हुआ है। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी की जो स्केल है वो शायद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पहले के ज़माने से, बट वो एक इंक्रीमेंटल प्रक्रिया थी, बढ़ रहा था। तो शायद जनता के मन में ऐसे लग रहा है कि अब खाते में पैसा पहुंच रहा है, पहले के समय से ज़्यादा पहुंच रहा है, तेज़ी से पहुंच रहा है, तो कुछ परिवर्तन तो ज़रूर आया है, मगर परिवर्तन एट व्हाट कॉस्ट? और हम परिवर्तन को किस नज़रिए से देख रहे हैं, ये सवाल हमें ज़रूर पूछने चाहिए। मुझे याद है आपने अपने एक निबंध में बड़ी दिलचस्प बात कही है कि जो वेलफेयर का मॉडल है वो टेक्नो पैट्रिमोनियल है। तो मैं इसको हिंदी में सोच रहा था कि ये कल्याणकारी राज्य का वह मॉडल है जहाँ एक मुखिया, सर्वशक्तिमान मुखिया, वो डिजिटल तकनीक की सहायता से तय करेगा किसको क्या दिया जाना है, जैसे कि हम डीबीटी के तहत देख रहे हैं। तो आप ये बताएं कि ये सही बात है कि डीबीटी के तहत जनता को लाभ मिला है, बिचौलिया हट गया है, लेकिन इसके परिणाम क्या हो रहे हैं हमारी राजनीति पर और हमारी सामाजिक संस्थाओं पर? बिल्कुल, इस पे हमें डीबीटी का परिणाम, बिल्कुल इस पर हमें बहुत ज़्यादा चर्चा करनी चाहिए क्योंकि चर्चा आजकल बहुत कम हो गई है इन मुद्दों पर। मगर इससे पहले थोड़ा सा हटके बट रेलेवेंट एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि अभी आप और मैं जो कह रहे हैं कि बिचौलिया कम हो गया, चीज़ें ज़्यादा जल्दी से पहुँच रही हैं, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स है, खाते में पैसा पहुँच रहा है, वो हम अपने अनुभव के तहत बोल रहे हैं। हमारे हाथ में अभी भी डेटा नहीं है और ये बहुत एक बड़ी खामी है। पुराने ज़माने में, और अब तो सच में लगता है कि ये पुराने ज़माने की बात हो गई है, 1960-70 में, 60 और 70 के बीच में जब देश आज़ाद हुआ था और नई नई हम इंस्टीट्यूशंस खड़ा कर रहे थे, उस समय में जो स्टैटिस्टिकल सिस्टम हमने अपने देश में बनाया था उसे देख के दुनिया हैरान हो गई। हम लोग पायनियर्स थे किस तरीके से नेशनल स्टैटिस्टिक्स के सैंपल इतनी बड़ी जगह में जहां लोग इतनी गरीबी में रहते हैं, सड़कें भी नहीं बनी हैं, नाव में घूम के आपको लोग ढूंढना पड़ता था। उस समय कहाँ कोई मोबाइल और सेल्युलर फ़ोन वगैरह थे। उस माहौल में भी हम लोगों ने ग्लोबली टॉप क्लास स्टैटिस्टिकल सिस्टम बनाया, सैम्पलिंग सर्वे की पूरी प्रक्रिया बनाई जो यूएन ने अडॉप्ट किया था। और हमारी जो नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन थी वो दुनिया भर की सबसे टॉप क्लास नंबर 1 संस्था थी, जिसको देके बहुत सारे देशों ने अपने सिस्टम्स हमारे सिस्टम के आधार पे बनाए। हम लोग एक एक NSSO सर्वे जो करते थे उसमें से पता लगता था कि पॉवर्टी की लेवल्स क्या है, लोगों की कंजम्पशन की स्थिति क्या है, सेंसस हमारा जो होता था। आज की तारीख में 2024 में
हम 2010 के सेंसस के आधार पर बात करते हैं। 2010 और 2024 में बहुत अंतर है। हमें बताया जाता है कि पिछले 2014 तक देश सोया हुआ था, 2014 के साथ बाद हम लोग जागे और 10 साल में जो हम 70 साल में नहीं कर पाए 10 सालों में हमने किया, मगर उसका अभी कोई एविडेंस डेटा है ही नहीं हमारे पास। तो हम 2010 के डेटा पे किस तरीके से कुछ एस्टिमेशंस बना सके। पॉवर्टी डेटा को ले लो, क्या आज की तारीख में गरीबी बढ़ी है, कम हुई है, कितनी तेजी से कम हुई है, कहाँ तक लोग पहुंचे हैं? अभी तक हमारे पास हाई क्वालिटी डेटा नहीं है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे जो हुआ था 2017-18 में, उससे सरकार ने हमें बताया कि डेटा खराब था तो बस उसको रद्द कर दिया। एक नया सर्वे जो हुआ है उसकी कुछ समरी स्टेटिस्टिक्स आई हुई हैं, उसके आधार पर इकोनॉमिस्ट बहुत अपने कुछ जिम्नास्टिक्स करके निकाल रहे हैं कि बढ़ा है 1%, 2%, 10%, डिपेंडिंग ऑन आप पॉलिटिकली आप कहाँ बैठते हो। तो अभी तक केवल आप और मैं अनुभव के बारे में बात कर सकते हैं। डेटा हमारे हाथ में जितना होना चाहिए उतना नहीं है। जिस तरीके से इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशंस भी, थर्ड पार्टी इवैल्यूएशंस, रिसर्चर्स वगैरह अपना रिसर्च करके हमें अपने इंडिपेंडेंट पोजीशन से बता सकें कि एक्चुअली ज़मीन की स्तर पर क्या हो रहा है, वो हमारे पास अभी नहीं है। एंड इट इज़ समथिंग टू फील वेरी शेमफुल अबाउट कि एक कुछ मतलब 1960s में जो दुनिया भर का सबसे अहम स्टैटिस्टिकल सिस्टम हमने बनाया, आज की तारीख में वो सेंसस तक नहीं कर रहा है। कुछ बहुत गलत है। तो ये एक, सॉरी इट्स अ डाइग्रेशन, बट एक ज़रूरी चीज़ है क्योंकि इस पर चर्चा सिर्फ एक्सपर्ट्स के बीच में होती है, पॉलिसी वालों के बीच में होती है, आम जनता के साथ में नहीं होती है। और आम जनता को जानना चाहिए कि ये बहुत अहम डेटा हमारे हाथ में नहीं है। तो आशुतोष और मैं आज केवल अपने अनुभव, ये 10 गांव में गए होंगे, मैं 5 गांव में गई होंगी, या ये 100 गांव में गए होंगे, मैं 50 गांव में गई होंगी, हम अपने अनुभव के बारे में बता रहे हैं। सच्चाई क्या है उसके लिए डेटा की बहुत ज़रूरत है जो हमारे हाथ में नहीं है। डेटा क्यों छुपाया जा रहा है, क्या लगता है आपको? भगवान जाने और ऊपर जो हमें गारंटी देते हैं, जो हमारे माई बाप हैं, शायद वो जानते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कहा तो जाता है कि जितनी बढ़ोतरी पिछले 10 सालों में हुई है वो हम लोग 70 साल तक नहीं कर पाए हैं। अगर इतनी बढ़ोतरी हुई है तो ज़रूर इन चीज़ों के बारे में हर जगह जगह में, मोहल्ला मोहल्ला में इसकी बातें होनी चाहिए, मगर हमारे हाथ में है नहीं, क्या पता। बट एनीवे, सॉरी, ये एक डाइग्रेशन था, बट एक ज़रूरी डाइग्रेशन था। कमिंग बैक टू आपका जो सवाल था कि ये टेक्नो पैट्रिमोनियलिज्म जो शब्द मैंने इस्तेमाल किया, जो फ्रेज़ मैंने निकाला, उसका उसके पीछे क्या सोच थी? सोच ये थी, जैसे हम लोग ने पहले बात की कि हक से लाभार्थी तक बात चले गई है, और लाभार्थी जब बात करता है, शायद वो अपने आप को लाभार्थी नहीं कहता, मगर जब बात करता है तो वो ज़रूर मुझे मिला, ये उन्होंने दिया, उसके बारे में बहुत कहते हैं कि राशन मुझे मिला, गैस मिला। शायद गैस एक कोने में है, अभी तक उसमें फिर से रिफ़िल नहीं कर पाए क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है, मगर गैस मिला। ये आयुष्मान भारत के अंदर कार्ड मिला, कुछ पैसा हमारे खाते में आया, अलग अलग स्कीमों के, स्वच्छ भारत का आया, प्रधानमंत्री योजना का आया। और अगर आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे, किसी भी बजट स्पीच उठा लीजिए, तो पूरी एक लाइन मिलेगी आपको, हर स्कीम के सामने एक नए 2 शब्द आ गए, प्राइम मिनिस्टर, पीएम। तो सारी स्कीम, जो कुछ भी नाम आपने दिया उसके पीएम 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 पीएम, और फिर जो वो जो एक महिला जिसने मुझे बताया, उनकी तस्वीर हर जगह दिखती है। तो क्लियरली कोई आपको दे रहा है, और जिसको मिल रहा है वो भी समझ रहा है कि कोई मुझको दे रहा है। तो इट्स लाइक वो माई बाप सरकार का एक बाप है जो हमें दे रहा है। तो पैट्रिमोनियलिज्म का अगर मैं उसका अनुवाद, इट इज एसेंशियल वही कि मतलब एक मुखिया है, मुखिया जो है, गांव का जो मुखिया है, जो देता है, अपने बल पर देता है, और वो सौगात दे रहा है। हाँ, वो सौगात दे रहा है, आपका हक है। नहीं दे रहा है, आपको सौगात दे रहा है। वही तो, वो मेरे को एक, और एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस में ये फ्रेज काफी इस्तेमाल होता है, मगर ये पुराने ज़माने टाइप का पैट्रिमोनियलिज्म नहीं था। इसमें एक नई चीज़ है, और वो है डिजिटल। जहाँ जहाँ भी आप जाओगे, जनधन, आधार, वो जो जैम का जो मॉडल है, डीबीटी जो हम कहते हैं, ये सब डीबीटी के हाथ से आ रहा है। और
क्या आ रहा है उसके बारे में भी हमें थोड़ा सोचना चाहिए। सबसे बड़ी स्कीम्स जो हमारे देश का मुखिया हमें दे रहा है वो कौन सी हैं? वो ज़्यादातर उस टाइप की स्कीम्स हैं जो निजी स्तर पर हमारे घर के अंदर ऑलमोस्ट पहुंचती हैं। जैसे कि खाते के अंदर पैसा, घर के अंदर टॉयलेट, घर के लिए घर बनाने के लिए पीएम आवास योजना के अंदर पैसा, घर बनाने के लिए, अपने घर के लिए राशन, घर के अंदर निजी चीज़ें जो जिसे हम पब्लिक या मेरिट गुड्स कह सकते हैं, जो चीज़ें जिससे पूरे गांव में प्रभाव पड़ता है, जैसे शिक्षा या स्वास्थ्य केंद्र बनाया, जो निजी नहीं है इन द सेंस कि प्राइवेट गुड, जो हमारे घर के अंदर नहीं पहुंचती है मगर उसका हमें बहुत लाभ आता है, उस पे एम्फोसिस बहुत कम है। ये निजी चीज़ों पे ज़्यादा है जो फिजिकली या पैसों के द्वारा आपके अकाउंट में पहुंचता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि जब ये डायरेक्ट चीज़ें आती है ना तो डायरेक्ट रिलेशनशिप आपका बनता है। स्कूल अगर बनाया तो स्कूल बनाया, उसमें टीचर है, उसमें हेड मास्टर है, एक ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है, एक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, बहुत सारे बीच में पंचायत का सरपंच भी आता है, उसकी भी एक कोई भूमिका रहती है। तो अलग अलग चीज़ें हो अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के अलग अलग लेवल्स की उसमें भूमिका है स्कूल बनाने की। तो वो डायरेक्टली एकदम से उसका लाइन इतनी आसानी से नहीं बनता। तो डिजिटल जो है उसने ये डायरेक्ट चीज़ देने की संभावित बनाया। इट मेड इट feasible to do things at scale and to do things directly. So the presence of digital has been really important in creating this नया मुखिया, जो नया अपना जो 31 सदी का माई बाप सरकार, 21वीं सदी का 31 सदी आगे है मगर बस पहुंचने वाले हैं। वहां पे भी हम लोग बहुत विकसित हो जाएंगे, अमृत काल के बिल्कुल पास में आएंगे। तो इसीलिए वो डिजिटल के बिना इतनी आसानी से जो वो सीधी लाइन है ना, जिसने दिया और जिसको मिला, वो बनाना बहुत मुश्किल होता। क्योंकि हम लोगों ने बिचौलिया के बारे में तो ज़रूर बात की, बट बिचौलिया के अलावा जब आप सरकारी स्कीमों को लागू करते हैं, नरेगा का ले लो, एक मस्टर रोल बनाने के लिए और पूरे कामकाज को देखने के लिए आपको एक मेट की ज़रूरत होती है। काम खोलने के लिए कितना शेल्फ ऑफ वर्क्स कौन बनाएगा, किस तरीके का काम होगा आपके गांव में, लाभार्थियों को, बेनिफिशरीज को, जो काम रोजगार के लिए जो लोग हैं उनकी एप्लीकेशन जाएगी, वो एप्लीकेशन केवल पंचायत के घर में ही जाएगी और कहाँ जाएगी? पंचायत के ऑफिस में। तो पंचायत की भूमिका भी वहाँ पे हो जाती है। काम ढूंढना, काम करने के लिए लेबर ढूंढना, वो सब पंचायत का काम होता है। फिर मेट अपना रोस्टर बनाता है, वो फिर ब्लॉक में जाता है, फिर ब्लॉक से वो सीधा ऊपर जाता है, फिर जाके पैसा आपके अकाउंट में आता है। अब सीधा आएगा। इसका मतलब कि सरकार के जो अलग अलग लेवल्स होते हैं, पंचायत, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव जो लेयर्स होती हैं, वो उनकी भी एक भूमिका होती है। तो जो बेनिफिशियरी है उसको डायरेक्टली दिखेगा नहीं कि दिया किसने। अगर आपको ये डायरेक्ट रिश्ता बनाना है तो ये डीबीटी का एक बहुत आसान तरीका होता है, क्योंकि डायरेक्टली आपके खाते में आया। ज़्यादा से ज़्यादा आपको बैंक मैनेजर के पास जाना पड़ता है। दूसरा, इसमें एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जिस तरीके 2019 के इलेक्शन के समय में लोकनीति के सर्वे में उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त सवाल पूछा था। अलग अलग स्कीम्स के नाम उन्होंने दिए थे और लोगों से पूछा था कि ये इस स्कीम को लागू करने की जिम्मेवारी किसके हाथ में है। और एक कंपैरिजन भी किया था जो 2014 से पहले वाले स्कीम से और जो स्कीम्स अब जो लागू हुए हैं, जो पीएम के साथ ज़्यादातर इम्प्लीमेंट हुए हैं पिछले 5 साल में। और बहुत क्लियरली दिख रहा था कि जिन स्कीम्स के जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र टाइप के जो स्कीम्स है, उसमें जो वोटर है उसको एकदम से दिखता है कि ये पीएम का स्कीम है। जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स के अलावा जहाँ पे और भी चीज़ें हो रही हैं जैसे नरेगा, वहाँ पे वोटर समझता है कि इसमें तो स्टेट गवर्नमेंट की भी भूमिका रहती है, क्योंकि वो तो खैर स्टेट गवर्नमेंट के काडर के ही अफसर उनको दिखते हैं, पंचायत दिखता है, एमएलए दिखता है, फलाना। तो जो आपको ये रिश्ता जो बनाना है, जिसके आधार पर वो लाभार्थी को याद रहेगा किसकी तस्वीर उनके सामने है, किसने क्या दिया, और उस देने के लिए जो मिला
उसके बाद में उसके साथ जब वो वोट करेगा तो किसको वोट देगा, वो जो कनेक्शन है वो बाकी इतनी आसानी से ये जो डिफ्यूज स्कीम्स होती हैं जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की भी भूमिका काफ़ी रहती है, या अलग अलग अफसरों और एमएलए और पंचायत की भूमिका रहती है, वो वहाँ पे वो वोटर के लिए इतनी क्लियरली वो लाइन नहीं दिखता है। तो इसीलिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स में इस तरीके के जो डायरेक्ट स्कीम्स जो आती हैं उससे एक रिश्ता बन जाता है वोटर और मुखिया के साथ। और ये भी कहना जरूरी है कि ये केवल देश के मुखिया ने तो इसको मतलब बिल्कुल परफेक्ट कर दिया, मगर जो राज्य के मुखियाएं हैं उनको भी समझ में आ गया कि ये एक अच्छा तरीका है, और इससे झट से झट जल्द से जल्द ये इन जो 5 सालों में कुछ करके एकदम से दिखाना है और उसका फिर री इलेक्शन के टाइम पे वोटर को याद दिलाना है, ये सब कर रहे हैं। आज की तारीख में बहुत कम राज्य हैं जहाँ पे इलेक्शन के टाइम पे जब प्रचार होता है तो शिक्षा के कामों में या स्वास्थ्य के कामों में प्रचार बहुत कम दिखेगा आपको, ज़्यादा प्रचार दिखेगा इसी टाइप के डीबीटी कैश ट्रांसफर्स के बारे में। और गारंटी शब्द जो है अब बहुत पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अडॉप्ट कर लिया। खैर कांग्रेस कहता है कि उन्होंने शुरू किया और फिर मोदी जी ने लेके, अब मोदी जी अपने गारंटी सबको दिखा रहे हैं और कांग्रेस अपने गारंटी सबको दिखा रहे हैं, बट इट्स बिकम अ यूनिवर्सल थिंग इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम। और जिन चीज़ों पर हमें ज़्यादा गहराई से सोचना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में रोज़गार की समस्या है। मुझे नहीं लगता कि और कोई समस्या है जितनी जो हमारे घरों में हमें जितना तकलीफ़ हमें पहुंचाती है वो रोज़गार की समस्या है। रोज़गार की समस्या का हल शिक्षा और स्वास्थ्य से निकलेगा। इन 2 चीज़ों पर हमारा जो फोकस है बहुत ही कम है, क्योंकि पॉलिटिकली अब सब समझ गए कि ये डिजिटल मुखिया बनना बहुत अच्छा है, इससे बहुत जल्द से जल्द आपको रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं। ऐसे बच्चे जब पार्टी में जाते हैं उनको बैक प्रेजेंट मिलता है ना, तो सबसे पहले वो पार्टी में जाके पूछते हैं कि हमें जाना है, ताकि बैक प्रेजेंट उनके हाथ में हो। सोच यही है। यानी कि फिस्कल पॉलिसी का, पब्लिक पॉलिसी का जो पहले जो डायरेक्शन हुआ करता था या जो होना चाहिए, स्कूल बनाएं, न्यूट्रिशन में इन्वेस्ट करें, हेल्थ में इन्वेस्ट करें, वो हटकर अब हम 80 करोड़ लोगों को सस्ता या मुफ्त राशन दे देंगे। तो इससे मेरे ख्याल से जो देश के कोर सेक्टर्स हैं उस पर बहुत दुष्परिणाम होने वाले हैं लंबे समय में। और मुझे याद आ रहा है, आपने कहीं तो कोट किया है, रथिन रॉय ने बड़ा सुंदर लिखा है कि अब जो राज्य है, कल्याणकारी राज्य, वो अब मुआवजे दे रहा है, वो अधिकार तो दे ही नहीं रहा है, वो मुआवजे की बात हो रही है। तो ये जो चीज़ें हैं, वो राशन हो या किसी भी फॉर्म में डायरेक्ट पैसा जा रहा है, वो मुआवजे की तरह जा रहा है। तो बिल्कुल, बट इस पे तो हमें थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले हमें ये याद रखना चाहिए कि आज की तारीख में हमारे देश में असमानता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इनइक्वालिटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और आंकड़े हमारे सामने, हम खुद देख सकते हैं, आंकड़े हमारे सामने हैं। जैसे कि एक करीबन 22% जो नेशनल इनकम है वो केवल टॉप 1% भारतीयों को मिल रहा है। जो काफ़ी बहुत ज़रूरी स्टडीज़ निकली हैं जो हमें असमानता, जितनी गंभीर तरीके से असमानता बढ़ रही है, हमारे आंखों के सामने दिख रहा है। इस असमानता को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी असमानता के साथ कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। और इस असमानता का इन सम वेज रोजगार की जो समस्या है वो इस असमानता की वजह से भी है। तो सरकार अगर आम जनता पर थोड़ा फोकस कर रही है, आम जनता को किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से कुछ ना कुछ रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, वो मेरी राय में बेहतर है, क्योंकि केवल अडानी अंबानी के पास पैसा नहीं जाना चाहिए, आम जनता के पास भी जाना चाहिए। बट तो एक तरह, और जिस तरीके से हम इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं,
रेवड़ी दी है, या अंग्रेजी में कहते हैं कि फ्रीबीज दे रहे हैं, जो गरीब है, जिसको रोजगार नहीं मिल रही है उसको कुछ भी मिलता है, तो जो अमीर है, जो टॉप 1% वेल्थ बना रहा, टॉप 1% जिसको पैसों का कब्जा जिसने किया हुआ है, उसको इतना ऐसे लगता है जैसे हम क्यों दे रहे हैं किसी को, ये सब वेस्ट है। मगर अपनी इंडस्ट्री के लिए सब्सिडी निकालना, वो तो ग्रोथ के लिए है, वो आर्थिक उन्नति के लिए है। बिल्कुल उसमें मतलब जिस तरीके से हम इन चीज़ों पे बात करते हैं, मुझे लगता है हमें एज अ सोसाइटी थोड़ा इसके बारे में सोचना चाहिए। एज अ सोसाइटी हम क्या इतनी असमानता टॉलरेट कर सकते हैं? क्या ये ठीक है कि इतने सारे लोग हैं हमारे देश में, 90% लोग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जिनको बेसिक फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं मिलती फाइनेंशियल इंक्लूजन के बावजूद? क्या ये ठीक है कि केवल टॉप 1% ऑफ दिस कंट्री ग्रोज और बाकी सब वहीं पे स्थगित हैं? हमें दिख रहा है, अगर आप वेजेस की भी डेटा देख लीजिए, कि वेजेस के आम जनता की वेजेस बिल्कुल स्थगित हो गई हैं, और आपकी और मेरी रोज की दिहाड़ी थोड़ी बढ़ रही है, स्पेशली कोविड के बाद। जब सरकार स्कीमें बनाती है गरीब लोगों के लिए, या गरीब की कल्याण के लिए, टू टेक मोदी जी के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का जो फ्रेज है, तो हमें इतना भी इतनी गलत तरीके से हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। जस्ट वांटेड टू से दैट। बट बट पैसा कहाँ पे जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है, और लंबे दौर में उसका क्या नतीजा होता है, उसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। और ये जो मुआवजा का, जो रतन रॉय ने जो कॉम्पनसेटरी स्टेट, जो अंग्रेजी में उन्होंने फ्रेमिंग बनाया था, वो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ऑलमोस्ट लग रहा है कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में हम ये नहीं सोच रहे हैं कि किस तरीके से इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बने, कि आखिरकार में जो आम जनता है उसको भी मौका मिले जो आपको और मुझे मिलता है। हम इसके बारे में नहीं सोचे किस तरीके से हम अपनी इकोनॉमी को बढ़ाएं ताकि हर आदमी को अच्छी नौकरी मिले। हम उसके बारे में बहुत कम बात करते हैं। बट ये कहते हैं कि आज की तारीख में यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई है, तो एक अनएम्प्लॉयमेंट की कॉम्पनसेशन, एक अनएम्प्लॉयमेंट की कैश ट्रांसफ़र हम दे दें। आज की तारीख में महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे या 20,000 रुपया देंगे, अलग अलग तरीक़ों से। ऐसे लग रहा है जैसे आपको आर्थिक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के बारे में हम कम सोचेंगे, उल्टा कुछ और ही दे रहे हैं ताकि सब लोग खुश रहें, पेट में थोड़ा सा खाना ज़रूर पहुँचे। पेट में खाना पहुँचना ज़रूरी है, गरीब तक पैसा पहुँचना अच्छी बात है, बट ये हमें आगे नहीं बढ़ाएगी। ये एक कॉम्पनसेशन है जो हमें सच में करना चाहिए, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में ज़्यादा गहराई से देखना और ये सोचना कि हमारी इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी किस तरीके से जा रही है। हम बड़े बड़े हाईवेज़ बना रहे हैं, बड़े बड़े सड़कें बना रहे हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया भर में कह रहे हैं कि हमारे देश में इतना फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, मगर क्या उसमें हर आदमी, हर महिला उसमें उस इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर सकती है? और उसके लिए हमें शिक्षा में ज़्यादा जोर देनी पड़ेगी, हमें स्वास्थ्य में ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हम अपनी इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग और अलग अलग चीज़ें करें, जिसके द्वारा जो लोग अभी खेती बाड़ी कर रहे हैं उनको खेती बाड़ी से निकल के कोई नई अपॉर्चुनिटी, एक सिक्योर और अच्छी जॉब मिले। उसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है, बहुत कम सोच है। और जो भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के टाइम पे लोगों के सामने जाती है, वो मान तो लेती है कि रोज़गार की समस्या बहुत भारी है, मगर उसका आंसर उनके पास केवल ये मुआवजा है, कॉम्पनसेशन है, कि चलो एक नया स्कीम डालेंगे, आपके खाते में इतना पैसा आएगा। क्या हम उसी से खुश रह सकते हैं? आज की तारीख में सब लोग कहते हैं कि इतना अच्छा काम हुआ है, हर जगह में बैंक अकाउंट खुले हैं, पैसा हर जगह पहुंचता है, यही तो पब्लिक में यही बातें होती हैं, अखबारों में यही सब लिखा जाता है। मगर क्या कोई पूछ रहा है कि हम उसी से सेटिस्फाइड हों? सब लोग लाभार्थी बन गए कि सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं। हमें ये पूछना चाहिए कि हमारी सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, ताकि हर
18 साल का बच्चा जो स्कूल ख़त्म करके नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने के लिए एक विकसित भारत में बड़ा होना चाह रहा है, उस विकसित भारत में वो क्या भूमिका रख सकता है? क्या उसको जॉब मिलेगी? क्या अच्छी जॉब मिलेगी जहाँ से उसकी इनकम बढ़ेगी, कि वो केवल मुआवजे की सरकार में अपने बैंक अकाउंट से पैसा जब मिलेगा उसको दे के खुश रहेगा? यानी कि अगर मैं इसका सार कहूँ तो क्या आप ऐसा नागरिक बनना चाहते हैं जिसके पास अधिकार हैं और जिसके प्रति सरकार उत्तरदायी है, या लाभार्थी जो कि सरकार के मुखिया से सौगात की उम्मीद करता रहता है, अपनी झोली फैलाए बैठा रहता है? ये हम सबको सोचना है इन प्रश्नों के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद यामिनी, आपने इतनी महत्वपूर्ण विषयों पर हमारा ज्ञानवर्धन किया। थैंक यू, मुझे बुलाने के लिए बहुत अच्छा लगा। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।